कि भाई 1 लाख किलोमीटर पूरे हो गए सेलेरियो VXI CNG। तो कहीं ना कहीं माइलेज इसका बहुत ही बेहतरीन है, बाइक से भी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव ये पड़ती है। फैमिली के साथ कहीं जा रहा था अजमेर साइड, जयपुर के आसपास, ये ना वापस से वही प्रॉब्लम इंजन चेकलाइट वाली आने लग गई। इसमें क्या था कि ये कार में ना इंजन चेकलाइट आ गई थी, जब आती है तो ये कार मिसिंग मारने लग जाती है। ठीक है, और सीएनजी में तो काफी प्रॉब्लम करती है, छोटी कार वाली फील नहीं आती। जैसे कि आप ऑल्टो चलाओगे या एस्प्रेसो चलाओगे, उसमें क्या है ना, आपके शोल्डर ऐसे टच होते हैं बहुत, और अगल बगल में अगर मेरे जैसे दो लोग बैठे हुए हैं तो आपस में कंधे उनके टकराएंगे आपस में। यार ये सेलेरियो है मेरी, 1 लाख किलोमीटर चल गई है पूरी। ठीक है, तो इसका यूजर रिव्यू देने वाला हूँ, लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस सेलेरियो सीएनजी 1 लाख किलोमीटर के बाद में क्या इसका परफॉर्मेंस है वो बताने वाला हूँ। ठीक है, पूरा वीडियो बनाऊंगा। बाहर बहुत गर्मी है तो पूरा वीडियो जो है बाकी का वो अंदर बैठ के बनाऊंगा। अभी कार को सही जगह पे खड़ी करके, धूप में बनाना मुश्किल है क्योंकि बहुत तेज गर्मी है, आपको पता है जून चल रहा है। तो जो भी ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो आपके साथ अभी शेयर करूंगा मैं इसका। ये आप देखो कंडीशन क्या है कार की। फिलहाल कंडीशन काफ़ी अच्छी है, आज भी ब्रांड न्यू जैसी ही दिख रही है। थोड़े बहुत माइनर स्क्रैचेस ज़रूर है कार पे, लेकिन वैसे मेंटेन रहती है, रोज़ क्लीन होती रहती है। डार्क कलर थोड़ा मेंटेन भी करना पड़ता है, लेकिन ओवरऑल अभी भी ठीक लग रही है। 1 लाख किलोमीटर चलने के बाद में भी ठीक ठाक ही दिख रही है ये। बाकी आप लोग बताओ आपको कैसी दिख रही है 1 लाख किलोमीटर के बाद में मेरी सेलेरियो CNG। आपको पता चल गया वो थंबनेल देख के कि 1 लाख किलोमीटर एक्सपीरियंस रिव्यू शेयर करने वाला हूँ, लॉन्ग टर्म यूजर रिव्यू ऑफ सेलेरियो VXI CNG। ये न्यू सेलेरियो है, फेसलिफ्ट वर्जन जो था 2022 में मैंने ली थी, उसी टाइम के आसपास लगभग ये लॉन्च हुई होगी। तो मेरे को ये मॉडल काफी पसंद आ गया था लुक वाइज, तो मैंने ये लेनी थी। इससे पहले मैं ब्रेजा डीजल ऑन कर रहा था, तो वो 1 लाख किलोमीटर चल चुकी थी, और फिर उसके बाद में डीजल बहुत एक्सपेंसिव होने लग गया था। मेरे को डेली का कम्यूट बहुत एक्सपेंसिव पड़ने लग गया था, उसके पार्ट्स वगैरह महंगे थे, तो मैं अकेला चलता था तो मेरे को काफी एक्सपेंसिव लगने लग गई थी, और डीजल कार थी। और दिल्ली में उस टाइम डीजल के BS4 वेरिएंट था, वो मारुति BS6 बनाया नहीं कभी, तो BS4 होने की वजह से बार बार दिक्कत भी होती थी, वहां पे ग्रेफ 4 लग जाता था। तो ये सब चीजों के चलते मेरे को सीएनजी कार लेनी थी, क्योंकि फ्यूल एफिशिएंट पड़ती है। तो फिर दिमाग में सिर्फ सबसे ज्यादा फ्यूल एफिशिएंसी वाली कार लेने का ही था, तो वो सेलेरियो सबसे फ्यूल एफिशिएंट होती है, तो इसलिए मैंने इसी को प्रेफर किया। वैगनआर भी ऑप्शन में थी, वैगनआर ज्यादा प्रैक्टिकल है, लेकिन उसकी वही टैक्सी इमेज और वो थोड़ा सा लुक जो है उतना ज्यादा फेमिलियर लगता नहीं है, उतना ज्यादा डिसेंट उसका लुक लगता नहीं है मुझे। हालांकि प्रैक्टिकल है वो, इसलिए टैक्सी में यूज होती है ज्यादा, तो इस कारण से मैंने यही पिक करी। ये मेरे को उस टाइम 7.5 लाख ऑन रोड पड़ी थी, CNG VXI मॉडल। इसके पॉजिटिव्स की बात करूं तो देखो, सबसे बड़ा पॉजिटिव तो इसका है इसकी माइलेज। ठीक है, ये माइलेज बहुत अच्छा देती है। मैंने इसके ऊपर काफी वीडियो बना रखे हैं इसके माइलेज को लेकर। ये ऑलमोस्ट 37 का माइलेज दे देती है नॉन एसी में, और एसी में ऑलमोस्ट 32 के लगभग का माइलेज दे देती है। तो कहीं ना कहीं माइलेज इसका बहुत ही बेहतरीन है, बाइक से भी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव ये पड़ती है, क्योंकि बाइक से ज्यादा माइलेज हो गया है इसका। 200-250 cc की जो बाइक होती है उनसे ज्यादा माइलेज दे रही है, और पेट्रोल 100 के लगभग चल रहा है आजकल, लेकिन CNG 80-85 के लगभग चल रहा है मोस्ट ऑफ द जगह पे। तो इसलिए कहीं ना कहीं एफिशिएंट है। फिर बाकी कार का कंफर्ट तो आप जानते ही हो कि कार में आप किसी भी मौसम हो, चाहे गर्मी सर्दी बारिश कुछ भी हो, तो आप कंफर्टेबली अपना ड्राइव करके एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो। दूसरा ये था कि इसकी लुक भी अच्छी थी, फीचर भी जो डिसेंट फीचर मुझे चाहिए थे वो सब इसमें मिल रहे थे। चारों पावर विंडोज थी, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल इसके ORVM थे, और IRVM भी इसका डे नाइट एडजस्टेबल था। तो ठीक है, आफ्टर मार्केट ज्यादा चीजें करवाने की जरूरत नहीं थी, बस मुझे ये एंड्रॉइड स्टूडियो आफ्टर मार्केट करवाना पड़ा, क्योंकि वो तो मुझे वैसे भी एंड्रॉइड वाला लगवाना ही था, तो वो तो ठीक है चलता है। बाकी इसमें सेंट्रल लॉकिंग की नहीं आती है, जो मुझे अलग से लगवानी पड़ी, एजेंसी से ही लगवाई मैंने। हालांकि वो फीचर इसमें इनबिल्ट आता तो ज्यादा बेटर होता, लेकिन ठीक है, मैंने बाहर से एजेंसी से थोड़ा डिस्काउंट लेके उसको वहीं से लगवा दिया था। अब बात करें कि इसका सर्विस कॉस्ट क्या आता है लगभग। ठीक है, 1 लाख किलोमीटर वाली सर्विस का टाइम आ चुका होगा इसका अब। तो इसकी हर सर्विस का एक एवरेज आपको बता देता हूँ। तो एवरेज आप मानो कि 6,000 के लगभग का इसका एवरेज आता है, 6-7 हजार के लगभग इसकी पर 10,000 किलोमीटर सर्विस कॉस्ट आ जाती है। ठीक है, इसमें एडिशनल जो चीजें हैं वो अलग है, जैसे इसमें आपका नॉर्मल आपके कूलेंट और ब्रेक्स वगैरह तो इसमें आप मान लो, वो चीजें तो बेसिक चीजें जो है, फिल्टर वगैरह क्लीनिंग। लेकिन जैसे कुछ एडिशनल रिपेयर्स हैं, जैसे इसमें इसके जो ब्रेक पैड हैं वो कितने के थे लगभग, मेरे को लगता है शायद 3,000 रुपए के इसके ब्रेक पैड्स है। तो जब आप इसके ब्रेक पैड लगवाओगे तो उसका कॉस्ट एडिशनल आप मानो, जिस टाइम आपका
ब्रेक पैड वगैरह लगेंगे, उस टाइम आपका कॉस्ट 9,000 रुपए तक चला जाएगा सर्विस का। तो हालांकि इसके ब्रेक पैड की लाइफ बहुत अच्छी है, 40,000 किलोमीटर पे इसके पहले बार बदले और दूसरी बार इसके 80,000 किलोमीटर पे बदले, ठीक है। तो 40,000 किलोमीटर चल जाती है, उसके बाद में 3,000 रुपए कॉस्ट करता है वो ब्रेक पैड। तो कहीं ना कहीं जो उसका प्राइस है वो जस्टिफाइड है उसकी रेंज की वजह से, क्योंकि 40,000 किलोमीटर काफी होते हैं यार ब्रेक पैड के लिए। और मेरा मोस्ट ऑफ द ड्राइव 70% हाईवे होता है, 30% सिटी होता है, तो उसके कंडीशन के हिसाब से ऐसा है। और फिर बात करें और दूसरा मेजर खर्चा क्या था इसमें, इसके टायर देखो, टायर इसके लगभग 70,000 किलोमीटर चलने के बाद मैंने चेंज करवाए थे। आप वीडियो में डिटेल में देख पाओगे अगर, तो ऑलमोस्ट 70-72,000 किलोमीटर चल गए थे, फिर मैंने इसके टायर चेंज करवा दिए थे। हालांकि टायर और चल सकते थे, लेकिन मैंने चेंज इसलिए करवा दिए क्योंकि टायर काफी घिस चुके थे और बारिश का मौसम शुरू होने वाला था लास्ट ईयर। तो मुझे लगा कि यार बारिश के मौसम में ना ग्रिप नहीं बनेगी और एक्सीडेंट होने का खतरा है, इसलिए मैंने टायर चेंज करवा दिया। हालांकि वैसे तो लोग तब चेंज करवाते हैं टायर जब टायर बार बार पंचर होने लग जाए, हालांकि मेरे टायर में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। मैंने सिर्फ इसलिए क्योंकि टायर घिस गए थे और बारिश में उसकी ब्रेकिंग सही नहीं थी, ग्रिप अब खो चुके थे टायर अपनी, तो इसलिए मैंने उसको रिप्लेस करवा दिया। हालांकि आप मानो कि 80,000 किलोमीटर भी चल सकते थे वो टायर। और उसके बाद मैंने फिर MRF ZLX से उसको अपग्रेड कर लिया, काफी टायर की रिसर्च करने के बाद में MRF ZLX फाइनलाइज किए और उससे मैंने टायर्स को अपग्रेड कर लिया है। अब वो भी लगभग आप मानो 30,000 किलोमीटर चल चुके हैं, अभी तक बिल्कुल A1 कंडीशन में है वो टायर। उनका भी एक अलग से रिव्यू वीडियो में बना दूंगा बाद में। और इसमें क्या मेजर खर्चे आए हैं यार, और कोई मेजर खर्चे इसमें, कभी कभी सस्पेंशन की रोड वगैरह छोटा मोटा कुछ लिंक रोड ऐसा कुछ होता है, ठीक है। कैलिपर पिन वगैरह वो हर सर्विस में कभी कभी कुछ होता है, कुछ सस्पेंशन का कभी छोटा मोटा काम होता है, ठीक है। लेकिन मेजर काम अभी तक कुछ नहीं हुआ है इसमें। क्लच प्लेट का कोई काम नहीं हुआ, क्लच अभी तक बिल्कुल स्मूथ है इसका। बाकी स्पेस इसमें अच्छा है, ठीक है। इसमें छोटी कार वाली फील नहीं आती, जैसे कि आप ऑल्टो चलाओगे या एस्प्रेसो चलाओगे, उसमें क्या है ना, आपके शोल्डर ऐसे टच होते हैं बहुत, और अगल बगल में अगर मेरे जैसे दो लोग बैठे हुए हैं तो आपस में कंधे उनके टकराएंगे आपस में, ठीक है, कंधे टकराएंगे, एल्बो तो बहुत दूर की बात है। लेकिन इस कार के साथ ऐसा नहीं है, आप देख सकते हो मेरे जो एल्बो है, मैं जब एक्सटेंड कर रहा हूँ तब डोर पे टच होती है वो, और वरना तो आराम से कंफर्टेबली रहती है यहाँ पे। और मेरी जो एल्बो है वो भी दूसरी सीट से थोड़ी दूर है, अभी भी सेंटर में ही है। तो विड्थ इस कार की ठीक है, तो इसलिए कंफर्ट आपको ठीक मिलता है, बहुत ही क्लोस्ट्रोफोबिक फील आपको नहीं होगा इस कार में। हालांकि ठीक है, पीछे की सीट में स्पेस उतना ज्यादा नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबी गाड़ी नहीं है ये, लेकिन फिर भी ठीक है, पतले पतले 3 लोग होंगे तो पीछे बैठ सकता है, ठीक है। और वरना आगे तो कंफर्टेबली आप आराम से बैठ के जा ही सकते हो। हमने एक बार विद 5 पर्सन फुल लगेज के साथ कसोल ट्रिप भी करी थी इससे। हालांकि पीछे वाले लोगों को परेशानी होती है, परेशानी इस वजह से क्योंकि 12 घंटे का रास्ता था, तो परेशानी तो होने वाली है, वरना तो। लेकिन वहां पे भी लगेज वगैरह सारी चीजें आ गया था बूट स्पेस में ना, सिलेंडर के इधर उधर सामान रख के एडजस्टमेंट हो गया था, 5 लोगों के 5 बैग उसमें आ गए थे, तो ठीक है, मैनेज तो हो ही जाता है उस तरीके से, है ना। बाकी कंफर्ट चाहिए तो 4 लोग तो कंफर्टेबली कहीं पे भी जा ही सकते हैं। बाकी जो इसका इंजन है, इंजन बहुत स्मूथ है, 3 सिलेंडर के हिसाब से बहुत स्मूथ इंजन है, और इसके गियर भी ना बहुत स्मूथ है यार। इससे पहले वाला जो इंजन था ना K10B, उसके इंजन जो था इतना स्मूथ नहीं था, गियर शिफ्ट इतना अच्छा नहीं था, थोड़ा रफ था इंजन, रफ था उसका गियर शिफ्टिंग। लेकिन इसका जो है, जब से K10C इंजन आया ना, इसी कार के साथ लॉन्च हुआ है शायद, तो 2022 में, भाई साहब बिल्कुल जो स्विफ्ट के गियर है ना स्मूथ जितना, उतना ही इसका हो गया है। और इंजन भी इसका काफी हद तक साइलेंट हो गया है, हालांकि 4 सिलेंडर जितना साइलेंट तो नहीं होगा ये डेफिनेटली, लेकिन 3 सिलेंडर के हिसाब से बहुत ही स्मूथ एंड साइलेंट इंजन ये हो गया है। और बाकी इंजन में कोई मेजर कोई खर्चा आया भी नहीं अभी तक, ठीक है। नॉर्मल जो रिपेयर होते हैं सर्विस सेंटर पे वही होता है, बाकी कुछ एडिशनल खर्चा अभी तक 1 लाख किलोमीटर पे कुछ आया नहीं है, और अभी तक मेरे को फील भी नहीं हो रहा है। अब बात करते हैं नेगेटिव्स की, कि इस कार के नेगेटिव्स क्या है। भैया इतनी अच्छाई आपने बता दी, बुराइयां भी होंगी कुछ, डेफिनेटली बुराइयां हैं कार की, ठीक है। एक जो सबसे बड़ी बुराई, इसका समाधान आज तक हो ही नहीं पाया, ना सर्विस सेंटर से ना किसी से, वो है इसकी डैशबोर्ड नॉइज भाई। और अगर आप लोगों में से कोई सेलेरियो यूजर है ऑलरेडी, तो मेरे को बताना कि आपकी में भी है कि नहीं। यहाँ से सेंटर से एसी वेंट के आसपास से बहुत वाइब्रेट करता है भाई, और अगर आपने डाउन गियर में उठा दी तो वो वाइब्रेट करता ही करता है। देखो जो नॉइज करती है ना, ये वो सुनाता हूँ आपको, जो इसके डैशबोर्ड से नॉइज आती है वो भी सुनाता हूँ। देखो ब्रेकर से मैं 3rd गियर में उठाऊंगा
तो आवाज आएगी। देखो देखो आई ना ये आवाज। अभी फोर्थ गियर लगा लेता हूँ, अब सुनो। अब देखो ये जो नॉइज है, अब देखो अब नहीं आ रही है। तो ये जो नॉइज है ये इसमें आती है हमेशा। ये एक इशू है, हर बार सर्विस सेंटर पे दिखाता हूं मैं। कभी कभी टेम्परेरीली फिक्स हो जाता है 2-4 दिन के लिए, लेकिन फिर वापस सेम वैसे ही कहानी है। तो वो चीज फिक्स हो ही नहीं पा रही, और मैं तो अब उम्मीद छोड़ चुका हूं कि भैया ये इनसे नहीं होगा। इसकी डैशबोर्ड नॉइज जो है परमानेंट है, खिड़की विड़की की कोई नॉइज नहीं है इसमें, ठीक है। डैशबोर्ड में से सेंटर में इसके जो एसी वेंट है उनके पास से नॉइज आती है, और वो परमानेंट है। आप ये मानो कि वो आपको आएगी जब भी आप तीसरे गियर में अगर ब्रेकर से उठाने लग गए, जहां पे कार के ऊपर लोड आता है वाइब्रेट करेगी ये। जहां पे कार वाइब्रेट ज्यादा करेगी वो डैशबोर्ड में से आवाज आनी शुरू हो जाती है। या फिर बहुत खराब रास्ते हैं तो वहां पे आवाज उससे आएगी। हालांकि स्मूथ रास्तों पे आप चल रहे हो तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा उस चीज के बारे में। एक और नेगेटिव ये कि यार अभी जैसे इसकी 90,000 किलोमीटर वाली सर्विस हुई थी, उसके बाद में क्या हुआ, 90 या 80 मुझे याद नहीं, उसके बाद इसके इंजन से ना बड़ी रफ आवाज आने लग गई थी, बहुत रफ आवाज आ रही थी। तो मुझे लगा कि यार पता नहीं, ये होता है ना जब आपकी कार पुरानी होती है, आपको लगता है यार पता नहीं क्या खर्चा आने वाला है कार के अंदर। तो मुझे लगने लगा यार पता नहीं इंजन में क्या हो गया, बहुत ही रफ आवाज आ रही थी, इंजन बहुत नॉइजी हो गया था, एक्सलेट करने पे बहुत नॉइज कर रहा था। लेकिन मैं फिर बीच में सर्विस सेंटर ले जाकर मैंने दिखाया, एक दिन टाइम मिला तो पता चला कि कुछ भी नहीं था उसमें, वो एयर फिल्टर का ढक्कन ढीला था कहीं पे, वो वाइब्रेट कर रहा था इस टाइप से, प्लास्टिक का जो होता है। तो वो उन्होंने ठीक कर दिया, फिक्स कर दिया। हालांकि सेंटर वालों की गलती थी, सर्विस सेंटर वालों की, उनको ठीक सर्विस के टाइम पे ध्यान से देखना चाहिए था, उन्होंने नहीं देखा। लेकिन वो चीज फिक्स हो गई, उसके बाद कार वापस से बिल्कुल स्मूथ हो गई है, तो उसमें कोई इश्यू नहीं है। एक इश्यू और है जो मेरे को आया, इसके 10,000 किलोमीटर की सर्विस के आसपास ही आ गया था, कि ये कार में ना इंजन चेकलाइट आ गई थी। इंजन चेकलाइट जब आती है तो ये कार मिसिंग मारने लग जाती है, ठीक है। और सीएनजी में तो काफी प्रॉब्लम करती है। तो एक बार ऐसा हुआ, रात को मैं घर तो आ गया था कार चला के, पावर कम हो गई थी लेकिन पहुंच गया था घर पे। अगले दिन सर्विस सेंटर में दिखाया तो उन्होंने सही करके दे दी वो, लेकिन बताया नहीं कि हुआ क्या है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, सर्विस वहां से सही हो गई, फ्री ऑफ कॉस्ट में लेके आ गया। लेकिन फिर क्या हुआ, एक बार वो मैं फैमिली के साथ कहीं जा रहा था अजमेर साइड, दिन में जा रहा था लकीली। हालांकि मैं कार ड्राइव रात को करता हूँ ज्यादातर जब कहीं दूर जाना होता है, लेकिन उस दिन मैं फैमिली के साथ था तो मैं दिन में गया था। और जयपुर के आसपास ये ना वापस से वही प्रॉब्लम इंजन चेकलाइट वाली आने लग गई, इसमें मिसिंग आने लग गई। लकीली जहां पे कार खराब हुई उससे 1-2 किलोमीटर पास में मारुति का सर्विस सेंटर था, तो मैं वहां पे चला गया, मैंने उनको दिखाई, उन्होंने ऑन द स्पॉट अटेंड भी कर लिया। मारुति की सर्विस तो बहुत अच्छी है, तो मानना पड़ेगा कि सर्विस इनकी अच्छी है, ये कस्टमर को नाराज नहीं करता है। और मैंने उसी टाइम कस्टमर केयर को कॉल भी किया, मैंने बताया ऐसा ऐसा इशू है। तो कस्टमर केयर को मैंने थोड़ा खींचा भी, यार ऐसे कैसे नई कार में आपकी में ये प्रॉब्लम आ रही है, अगर मैं रात को कहीं पे फंस जाऊंगा तो फिर मैं क्या करूंगा उसमें। तो फिर क्या हुआ कि चलो जो भी था कस्टमर केयर का भी कोई, लेकिन मैंने जो सर्विस सेंटर वाला पर्सन था उससे मैंने पूछा कि भाई मेरे को ये बता दो कि इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है जो बार बार ये होता है। अगर कभी मैं इसी जगह फंस गया जहां पे असिस्टेंट नहीं है कोई भी, तो मैं कैसे इसको रिजोल्व करूंगा। तो उसने मेरे को बताया कि भाई इसमें ईजीआर वॉल्व होता है एक, उसके अंदर डस्ट या कचरा चला जाता है तब ये दिक्कत आती है। और डस्टी एनवायरमेंट तो आपको पता है दिल्ली एनसीआर में ही बहुत ज्यादा। हालांकि मेरे पास दूसरी वैगनार भी है सेम इंजन के साथ, लेकिन उसमें ये दिक्कत कभी नहीं आई, इसमें ये दिक्कत आई थी। तो फिर मैंने उससे पूछा कि भाई ईजीआर वाल्व कहाँ पे होता है, कैसे खुलता है, क्या करना होता है। मैंने वो प्रोसेस समझ लिया। जो मारुति का रस्ट स्मैश वाला स्प्रे होता है उससे उसको क्लीन करना होता है, डस्ट जो होती है उसको। तो मैंने वो सीख लिया, और फिर वो दिक्कत एक आध बार और आई थी, हालांकि मैंने उसको खुद रिजोल्व किया उसके बाद में, ठीक है। और लेकिन मेरे को लगता है 40-50 हजार किलोमीटर के बाद में अब लास्ट 50-60 हजार किलोमीटर से मेरे को दिक्कत आई नहीं खुद को। सर्विस सेंटर में ही वो चीजें सर्विस टाइम हो रही थी तो वो ठीक हो रही थी, वो खुद से नहीं आई वो दिक्कत कोई भी। लेकिन ये दिक्कत आपको नोट करनी है क्योंकि मेरे साथ ये हुआ है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और मैंने लास्ट वीडियो पे आपको वो ईजीआर वाल दिखाया भी है। मैंने अभी आपको लॉन्ग टर्म यूजर रिव्यू दिखाया था 70,000 किलोमीटर पे सेलेरियो का, एक वीडियो आप जाके चेक कर लेना। उसमें मैंने प्रोसेस ही बताया कि अगर ईजीआर वॉल्व में दिक्कत आ रही है तो उसको कैसे रिजोल्व किया जाता है। इसके अलावा तो और कोई प्रॉब्लम मेरे को फेस हुई नहीं है, बाकी सारी चीजें तो इसमें ठीक ही है। अब इसकी 1,00,000 किलोमीटर की सर्विस ड्यू है, ठीक है, अभी 1,00,000 किलोमीटर हो गया। तो अभी इसकी एक्सटेंडेड वारंटी जो है 1,00,000 किलोमीटर वाली वो भी खत्म हो गई है।
तो अब मैं कहीं ना कहीं सोच रहा हूँ कि इसकी सर्विस आफ्टर मार्केट करवाऊं। आफ्टर मार्केट सर्विसिंग का एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगा, मैं थोड़ी रिसर्च कर रहा हूँ उसके ऊपर। और दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि दूसरी जो ट्रस्टेड एजेंसीज होती है, जैसे गो मैकेनिक हो गया, वहां से सर्विस करवाऊं, कि वो लोग बहुत सस्ता एस्टिमेट देते हैं सर्विसिंग का, कि वहां पे सर्विसिंग करवाने का क्या एक्सपीरियंस रहा। तो ये मैं भी सोचूंगा, उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा जरूर। आफ्टर मार्केट सर्विसिंग करवा रहे हो कार की तो क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि यार मेरा एक एक्सपीरियंस ना खराब भी था पहले। एजेंसी वाले सारे काम को ना चेक करके डिटेल में करते हैं, छोटी मोटी सारी कमियों को चेक करते हैं, लेकिन बाहर वाले ना बहुत सारी चीजों को मिस कर देते हैं। वो सिर्फ इंजन ऑयल, एयर फिल्टर, ये 2-3 चीजें चेक करके ना छोड़ देते हैं कार को। कुछ चीजें वहां पे मिस हो जाती हैं जो बाद में बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो ये सारी चीजें पहले, तो हमें क्या करना है ना कि हमें खुद पहले से प्रिपेयर करना पड़ेगा कि इस सर्विस में हमें कार में क्या क्या काम करवा लेना चाहिए। वो हमारे यूजर मैनुअल जो कार के अंदर होता है उसके अंदर भी मेंशन्ड होता है कि 1 लाख किलोमीटर के बाद में कौन कौन सी चीजें आपको रिप्लेस करवानी है। तो वो एक बार देखना पड़े। जैसे कूलेंट की जो बेल्ट होती है ना, फैन बेल्ट, वाटर बेल्ट उसको बोलते हैं शायद, वो 1 लाख किलोमीटर पे रिप्लेसमेंट का है उसमें यूजर मैनुअल, मैंने चेक किया। तो वो 1 लाख किलोमीटर पे रिप्लेस करवाना जरूरी होता है, क्योंकि वो उसके बाद कभी भी टूट सकती है। तो आपका कूलिंग सिस्टम बंद हो गया तो आपका इंजन नहीं चल सकता, वहीं पे आपकी कार खड़ी हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई मारुति का ट्रस्ट जो है ना वो बहुत अच्छा है। मारुति की सर्विसिंग जो है वो बहुत ही अच्छी है। तो इसलिए आप मारुति कभी भी लेने से पहले सोचने की जरूरत नहीं है। इसलिए टॉप सेलिंग कार कंपनी है ये, ठीक है। सर्विसिंग इनकी काफी अच्छी रहती है, प्रोडक्ट इनके रिलायबल होता है। 1 लाख किलोमीटर हो गई है लेकिन अभी भी ये कार ऐसी चलती है तो ब्रांड न्यू है। इसमें कोई भी इश्यू अभी तक फील नहीं हो रहा है एक भी, ना तो इंजन से कोई नॉइज आ रही है, ना इसकी गियर शिफ्टिंग टाइट हुई है, ना इसके क्लच टाइट हुआ है। सब कुछ बिल्कुल इसका स्मूथ है। और कहीं ना कहीं ड्राइविंग से भी फर्क पड़ता है। मेरी ड्राइविंग जो है बहुत ही मैं बहुत आराम से चलाता हूँ यार, फ्यूल एफिशिएंट तरीके से कार को चलाता हूँ, इसलिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी लाइफ इंजन की बढ़ जाती है। तो वो भी एक फैक्टर हो सकता है। तो यही था मेरा एक्सपीरियंस वीडियो, यही था 1 लाख किलोमीटर का यूजर रिव्यू वीडियो मेरा, ठीक है। तो इसमें जो भी कुछ मुझे लगा मैंने आपको बता दिया इसके बारे में। कुछ चीजें मिस भी हो गई होंगी डेफिनेटली, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कुछ भी क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग आप पूछ सकते हो। मैं डेफिनेटली उसका आंसर देने का ट्राई करूंगा, क्योंकि भाई कोई बहुत बड़ी यूट्यूबर तो हम है नहीं कि हम बिजी हैं, बहुत सारे कमेंट्स हमको आते हैं। जो भी कमेंट करेंगे मैं उनका रिप्लाई डेफिनेटली सेम डे पे कर ही दूंगा, जब भी मेरे को नोटिफिकेशन आएगा उसका रिप्लाई डेफिनेटली आपको मिलेगा। तो आप बेझिझक कभी भी मेरे को कमेंट कीजिए, वीडियो देखने से जरूर मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।